हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दिल्ली सल्तनत। जैसा कि आपको पता है कि 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो उसके ही उत्तराधिकारियों ने भारत में जिस तुर्की साम्राज्य की स्थापना की उसे ही दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के अध्ययन के स्रोत के बारे में, जहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि दिल्ली सल्तनत पे किन किन शासकों ने शासन किया, उन्होंने कौन से निर्माण कराए, उनके शासनकाल में कौन कौन से विदेशी यात्री आए, इन सब के बारे में जो साक्ष्य मिलता है उसके लिए हम इन 3 साक्ष्यों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में हम अभिलेख, स्मारक और विभिन्न शासकों द्वारा ढाले गए और जारी किए गए सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हमें उस समय के तत्कालीन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे अगर स्रोत की बात करें तो दूसरा स्रोत साहित्यिक स्रोत होता है, जिसमें तत्कालीन समय में उपस्थित विभिन्न विभिन्न लेखक विद्वानों द्वारा लिखी गई किताबों और पुस्तकों से हमें तत्कालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम कुछ पुस्तकों की बात करें तो उसमें सबसे पहली पुस्तक किताबुल हिंद, तबकात ए नासिरी और तारीख ए फिरोज शाही, और भी कई पुस्तकें हैं जिनके बारे में हम लोग जिस शासक के शासनकाल में ये सब किताबें लिखी गई वहीं पर उनका अध्ययन करेंगे। अगर तीसरे स्रोत की बात करें तो उनमें विदेशी यात्रियों का विवरण शामिल है, जैसे निकोलो कोंटी, अब्दुल रजाक इत्यादि जितने भी विदेशी यात्री भारत आए और जिस तत्कालीन शासन के काल में आए, उन सब के बारे में हम उस शासक के अध्ययन के दौरान डिटेल से पढ़ेंगे। जितने भी अभिलेख, स्मारक, सिक्के तथा जितनी भी पुस्तकें उस समय लिखी गईं, हम लोग शासकों के साथ ही बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक दिल्ली सल्तनत और दिल्ली के सुल्तान में। दिल्ली सल्तनत शुरू करने से पहले जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु से पहले मोहम्मद गोरी ने अपने 3 प्रमुख गुलामों में अपने पूरे साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। उन 3 गुलामों में से पहला गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा गुलाम ताजुद्दीन एल्दोज और तीसरा गुलाम कुवाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली, लाहौर, मेरठ और अजमेर के क्षेत्र मिले, ताजुद्दीन यल्दोज को गजनी का क्षेत्र मिला और कुवाचा को सिंध का क्षेत्र मिला। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनमें से तीनों ही भारत जैसे समृद्ध देश पर शासन करना चाहते थे, तो जाहिर सी बात है कि इनमें टकराव होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही चतुर, ईमानदार और कुशल प्रशासक था। उसने ताजुद्दीन यल्दोज की पुत्री से विवाह कर लिया और अपनी बहन की शादी उसने कुवाचा से कर ली। इस प्रकार वैवाहिक संबंध द्वारा उसने राजनीतिक अस्थिरता को संभाला और दिल्ली पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि बीच में कुवाचा ने भारत पर आक्रमण करना चाहा, किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको हरा दिया और इस तरह से दिल्ली सल्तनत के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक अहम भूमिका निभाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी एक पुत्री की शादी इल्तुतमिश से कर दी। इस तरह से हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी चतुराई के साथ वैवाहिक संबंध द्वारा दिल्ली सल्तनत को स्थिरता प्रदान की। बात करें दिल्ली सल्तनत की तो इसका टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक कुल 320 वर्षों का इतिहास है। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया। पहला वंश था मामलूक वंश या फिर गुलाम वंश, जिसने 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक कुल 84 वर्षों तक शासन किया। अगर दूसरे वंश की बात की जाए तो दूसरा वंश खिलजी वंश था, जिसने 1209 से लेके 1320 ईस्वी तक कुल 30 वर्षों तक शासन किया और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाले खिलजी ही थे। अगर तीसरे वंश की बात करें तो तीसरा वंश तुगलक वंश था, जिसने 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक कुल 94 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और इस प्रकार सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश बना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि
दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो तुगलक वंश था। और सबसे कम की बात करें तो खिलजी वंश। अगर चौथे वंश की बात करें तो सैयद वंश चौथा वंश था, जिसने 1914 से लेके 1451 ईस्वी तक कुल 37 वर्षों तक शासन किया। पांचवा और अंतिम वंश जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया वो लोधी वंश था, और इन्होंने 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक शासन किया। और इसी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा के दिल्ली पर मुगल वंश की नींव डाली। लोधी वंश ने कुल 75 सालों तक शासन किया। हालांकि दिल्ली पे इन 5 वंशों ने शासन किया है, लेकिन ये पांचों वंश किसी न किसी तुर्क जाति से ही संबंधित थे। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम समय शासन करने वाले से लेके सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले क्रम में इन पांचों वंशों को सजाइए। तो आप लोग कितने सालों तक शासन किया इन वंशों ने, इसको भी ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं इनसे। आगे बात करें राजधानी की, तो इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया और पदवी क्या ली? सुल्तान की। राजधानी को दिल्ली बना के और सुल्तान की पदवी लेने के कारण इस साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का मेन टॉपिक, गुलाम वंश। मेन टॉपिक गुलाम वंश। अगर गुलाम वंश के टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक का है। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें जितने भी शासक हुए वो किसी न किसी व्यक्ति के गुलाम हुए। जैसे अगर इसके संस्थापक की बात करें तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये मोहम्मद गोरी का एक गुलाम ही था। गुलाम वंश को हम मामलूक वंश या फिर ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें गुलाम वंश के संस्थापक की, तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऐबक एक तुर्क जनजाति थी, जिस जनजाति का सदस्य कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर गुलाम की बात करें तो गुलाम को फारसी में बंदगान कहा जाता है, और इनकी भर्ती सैनिक सेवा के लिए की जाती थी। हालांकि उस जमाने में गुलाम काफ़ी विश्वसनीय होते थे और सैनिक और प्रशासनिक सेवा में उनसे काफ़ी सहयोग लिया जाता था। अब हम बात करेंगे ममलूक या मामलूक के बारे में। ममलूक का मतलब होता है ऐसे गुलाम जिनके पिता स्वतंत्र हों, अर्थात उनके पिता गुलाम ना हो। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम तो था, लेकिन इसके पिता क्या थे? स्वतंत्र थे। अतः गुलाम वंश को प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या फिर ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त साबित होगा। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में ही फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी नाम के एक काजी ने खरीदा था, और बाद में इसको गजनी में मोहम्मद गोरी के हाथों बेच दिया। मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रतिभा और ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए अखूर का पद दे दिया। हालांकि अमीर ए अखूर का मतलब होता है अश्वशाला का प्रधान। उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को ये पद दिया जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही प्रतिभावान, ईमानदार और कुशल सेनापति था। मोहम्मद गोरी के कई विजयों में इसने उसका साथ दिया। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, जबकि हम लोगों ने पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसने दिल्ली को ही राजधानी बनाया। तो जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक था तब तक लाहौर ही राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की एक खास बात थी कि इसने कभी सुल्तान की पदवी नहीं ली। यह मलिक और सिपह सलार उपाधि से ही खुश रहा। साथ ही साथ इसने कभी भी अपने नाम का सिक्का नहीं चलवाया और ना ही कभी अपने नाम का कलमा खुदवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही उदार व्यक्ति था। वह लाखों में दान दिया करता था, गरीबों, दुखियों, सबको दान दिया करता था, इसलिए इनको लाख बख्श के नाम से भी जानते थे। दूसरा अन्य नाम, इसको कुरान खान भी कहते थे। बचपन से ही कुतुबुद्दीन ऐबक पूरे स्वर में कुरान की पाठ करता था, वहां से इसका नाम कुरान खान पड़ गया।
मिनहाज ए सिराज एक इतिहासकार हैं जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय भी कहा है। साथ ही साथ इसका एक नाम पील बख्श, बख्श नहीं है, बख्श है, पील बख्श भी है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 साल ही शासक रहा, फिर भी इसने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए। जैसे इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जो कि सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनवाया गया था। हालांकि इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। बहुत बार परीक्षाओं में कुतुब मीनार से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों ने योगदान दिया, किन किन शासकों ने योगदान नहीं दिया, तो इसको भी यहाँ पे जान लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण आपने पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया और इसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया। आगे तुगलक वंश में एक फिरोज शाह तुगलक नाम का शासक होगा, जिसके शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को नुकसान हो गया था, जिससे उसने इस चौथी मंजिल का निर्माण करवाया और साथ ही साथ उसके साथ 2 और अन्य मंजिलों का भी निर्माण करवाया। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के दूसरे निर्माण की बात करें तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जो भी कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। हालांकि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया था। अगले निर्माण की बात करें तो अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो इसने मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद से मुक्ति पत्र प्राप्त किया। इस प्रकार ऐबक को 1208 में अपनी दासता से मुक्ति मिल गई और यह एक स्वतंत्र राजा की भांति शासन करने लगा। हालांकि ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में ही चौगान, जो कि पोलो टाइप का खेल है, उसको खेलते हुए हो गया और वहीं पर इसका मकबरा बनाया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऐबक की मृत्यु किस प्रकार हुई, तो चौगान या पोलो खेलते हुए हुई। इसका मकबरा कहाँ है? इसका मकबरा लाहौर में है। मकबरे से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग जैसे जैसे हम शासकों को पढ़ते जाएंगे उनके मकबरों का भी ध्यान देते जाएंगे। हालांकि ऐबक को अपने साम्राज्य विस्तार करने का मौका नहीं मिला, किंतु इसने एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया जो आगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना में मील का पत्थर साबित हुआ। अगर ऐबक के दरबार के विद्वानों की बात की जाए तो ऐबक के दरबार में हसम निजामी और फ़क़-ए-मुदब्बिर विद्वान रहते थे, जिनकी पुस्तकों से भी उस समय के तत्कालीन समाज और शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ऐबक की मृत्यु के बाद इसका एक पुत्र जो कि आराम शाह था, वह शासक बना। हालांकि आराम शाह को लेके यह भी कहानी प्रचलित है कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का विवादित पुत्र था। बहुत सारे दिल्ली के सरदार इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं मानते हैं। इसने केवल 8 महीने तक शासन किया। हालांकि ऐबक के मरने पे लाहौर के सरदारों ने ही इसे गद्दी पर बैठाया था। दिल्ली के लोगों ने इसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। आराम शाह भी खुद से गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से दिल्ली के लोगों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उसका दामाद भी था, हमने शुरू में पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया था, तो दिल्ली के लोगों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को पत्र भेजा। इल्तुतमिश दिल्ली आया और उसने जड़ या फिर दिल्ली का युद्ध आराम शाह से किया और उसको हरा के दिल्ली का शासक बना। और अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक की, तो वो इल्तुतमिश ही होगा। ऐबक के निर्माण के बारे में पढ़ते समय हम लोगों ने एक पॉइंट छोड़ दिया था कि ऐबक की ही सेना में उसका एक सेनानायक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट किया था। ये पॉइंट्स पे हम लोग ध्यान दे देते हैं क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश ने किस प्रकार शासन व्यवस्था संभाली और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक बना। थैंक यू।